नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का जीएस के क्लासेज में स्वागत है। आपका अपना चैनल है ये इंग्लिश विद रुद्रा क्लासेज, जिसमें आज हम आपको बताएंगे लेह लद्दाख के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। जी हाँ, यह हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और इससे रिलेटेड अभी तक परीक्षाओं में प्रश्न बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे गए हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं में इन सभी प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते हैं लेह लद्दाख की संपूर्ण जानकारी। जी हाँ साथियों, संपूर्ण जानकारी जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि राजकीय पशु इसने घोषित किया है। कौन? लद्दाख राज्य ने। और इसमें है हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी। ये तो दो क्वेश्चन आप एकदम इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि राजकीय पशु कौन है? हिम तेंदुआ है। और राजकीय पक्षी कौन है? काली गर्दन वाला क्रेन। तो अभी मैं आपको इसकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि कौन सा जानवर और कौन सा पक्षी राजकीय है। जी हाँ, कहाँ का? यह है जो है आपके जो है लद्दाख का। जी हाँ, ये राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, देख ही रहे हैं। आइए, काली गर्दन वाला क्रेन। जी हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं काली गर्दन बना हुआ है और ये क्रेन है, यही राजकीय पक्षी है। कहाँ का? लद्दाख का। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि राजकीय पक्षी कौन है, तो अपना ये घोषित कर दिया है राजकीय। हम बात करेंगे अब लद्दाख की। तो जी हाँ, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। सॉरी साथियों, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये देख लीजिए मानचित्र में भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये लद्दाख का एरिया है और ये जो है कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर ये संयुक्त जुड़ा हुआ है और ये लद्दाख है। ये आपका क्या है? लद्दाख है और ये भारत का ही अंग है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। जी हाँ, और हम बात करेंगे इसके ध्वज की। तो चूंकि ये भारत का ही एक अंग है तो यहाँ पे तिरंगा लहराएगा। जी हाँ, घर घर तिरंगा लहराएगा। और ये सील है, मुहर है, अर्थात ये लद्दाख की सील है, ब्लू कलर की है, जिसमें अशोक सम्राट का जो है स्तंभ बना हुआ है और यूटी लद्दाख लिखा हुआ है, इंडिया। जी हाँ, ये सील है। तो ध्यान से इसको देख लीजिए और ये एरिया मानचित्र देखिए, ये भारत का नक्शा देख लीजिए। ये जो रेड कलर का है यही हमारा लद्दाख का क्षेत्र है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपने लद्दाख के बारे में। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए। 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। इसकी राजधानी की बात किया जाए तो यह लेह है। कौन सी राजधानी है इसकी? लेह है, अर्थात लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्या है साथियों? लेह है। और यह लद्दाख का जो कुल भाग, अर्थात अगर लद्दाख पूरे लद्दाख की बात करें तो उसका जो एरिया है 1,66,698 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे लद्दाख की बात हो गई। लेकिन अब ये लद्दाख में भारत के पास कितना है? भारत के पास 59,146 वर्ग किलोमीटर, इतना एरिया हमारे भारत के पास है। बाकी जो बच रहा है, जो बचा हुआ भाग है इसका 1,66,000 का, वह जो है अवैध कब्जा उस पर किए हुए है। कौन? ड्रैगन यानी चीन और कौन? पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान ये अवैध कब्जा किए हुए है। ठीक है। तो लेकिन भारत के पास, अगर केवल भारत, यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि लद्दाख का टोटल कितना एरिया है। तो आप समझ लीजिए 1,66,698 ये टोटल लद्दाख का हो गया। लेकिन कभी प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत के कब्जे में कितना है। तो भारत के कब्जे में साथियों 59,146 है। कितना है? 59,146। सॉरी, यहाँ पे 64 लिख गया है, 1,46,000 ये। ठीक है, ये 59,146 ये भारत के कब्जे में है और बाकी चीन और पाकिस्तान के कब्जे में। तो जिले हमने आपको बता ही दिया है कि जिले क्या है? लेह है और ये जो है दो कारगिल। जी हाँ, कारगिल और लेह ये दो जिले हैं। कहाँ के? लद्दाख के। और ये शासन की बात किया जाए तो लद्दाख प्रशासन का कब्जा है इस पर। ठीक है। उपराज्यपाल यहाँ के राधा कृष्ण माथुर जी हैं। सांसद यहाँ के जमयांग सेरिंग नामग्याल, ये भाजपा के हैं। कहाँ के हैं? भाजपा के सांसद हैं। और यहाँ का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट जिसको बात बोलते हैं, हाई कोर्ट, यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। हम अभी आपको बताएं क्षेत्रफल। जी हाँ, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो टोटल क्षेत्रफल
यहाँ पे अगर इनकी बात कर रहे हैं जो भारत के कब्जे में है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि 59,146 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, और इसको वर्ग मील में पूछ लेता है तो 22,836 वर्ग मील होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वर्ग किलोमीटर और वर्ग मील, ये दोनों प्रश्न पूछते हैं। अब बात करते हैं हाईएस्ट पॉइंट की, अधिकतम ऊंचाई की। तो अधिकतम ऊंचाई क्या है? 7,742 मीटर या 25,400 फीट। ठीक है, अगर फीट में पूछता है तो आप लिखिए 25,400 फीट, अगर मीटर में पूछता है तो 7,742 मीटर है अधिकतम ऊंचाई। अब क्या है? साल्तोरो कांगरी। क्या है? साल्तोरो कांगरी। अब बात करें अगर निम्नतम ऊंचाई की, गहराई की अगर बात करें, सिंधु नदी अगर गहराई की बात करें तो ये 2,550 मीटर गहरी और 8,370 फीट। ये देखिए, हमने आपको दोनों में बताने का प्रयास किया, फीट में ऊंचाई, फीट में गहराई, और मीटर में ऊंचाई और मीटर में गहराई। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे जो लद्दाख है उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है और न्यूनतम ऊंचाई की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जनसंख्या की। जैसा आप लोग जानते हैं, हर 10 ईयर पर 10 वर्षों पे जनसंख्या होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से जनसंख्या जो जनगणना होती है वो नहीं हो पाई। तो लेकिन 2011 की ही जनसंख्या अभी जो है वही, उसी को मान्यता प्राप्त है, अभी वही मानी जा रही है। उसके बाद जब आगे जनगणना हो जाएगी तो आपको लेटेस्ट न्यूज दे दिया जाएगा। तो अगर वहाँ की जनसंख्या की बात किया जाए तो 2011 में, हालांकि अभी तो बढ़े होंगे, लेकिन उस समय 2011 में वहाँ की जो जनसंख्या थी वो लगभग 2,74,289 थी। कितनी थी साथियों? 2,74,289। अब इसमें आप समझ लीजिए सभी हैं, मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, घनत्व की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 4.6 वर्ग किलोमीटर अर्थात 12 वर्ग मील इतने हैं। ठीक है, वहाँ का वासी नाम क्या है? लद्दाखी। वहाँ का वासी नाम क्या होता है साथियों? लद्दाखी है। ये वासी नाम कई बार पूछा है, इनको याद कर लीजिए, लद्दाखी है। लद्दाख से ही लद्दाखी आप समझ जाएंगे। भाषाएं, जी हाँ, भाषाएं आधिकारिक रूप से अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की हिंदी है, लद्दाखी है और तिब्बती है। क्यों तिब्बती? क्योंकि चाइना के बॉर्डर, जी हाँ, चाइना उधर है ना, तो यहाँ पे तिब्बती भी भाषा बोली जाती है, यहाँ के लोग तिब्बत की भाषा बोलते हैं। और हम यहाँ पे समय और टाइम की बात करें कि वहाँ पे लद्दाख का क्या टाइमिंग है, समय मंडल, तो यहाँ पे भामस अर्थात यूटीएस, जी हाँ, यूटीएस प्लस 5:30, यहाँ का क्या है? यूटीएस प्लस 5:30 है। और यहाँ की जो गाड़ियाँ होती हैं, वाहन पंजीकरण, वहाँ पे यले लिखा जाता है। जैसे आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में आप गाड़ी जब देखते हैं तो क्या लिखा रहता है? जैसे UP 70, क्या लिखा रहता है? UP 70। वैसे वहाँ पे यले चलता है। क्या चलता है? वहाँ पे यले चलता है। और अगर मुख्य नगर की बात करें तो लेह और कारगिल यहाँ के मुख्य नगर हैं। कहाँ के? लद्दाख के। इस प्रकार से साथियों अब हम बात करते हैं अपने आगे डीपली नॉलेज की, कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत पाक अधिकृत गिलगित बल्तिस्तान, चीन अधिकृत अक्साई चीन और सक्सम घाटी का क्षेत्र भी शामिल है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि लद्दाख का कुछ भाग पाक यानी पाकिस्तान के अधिकृत है अर्थात अवैध कब्जे में है। और वह कौन सा है? वो है गिलगित और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान यानी कि लद्दाख का ऐसा भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो याद रखिएगा वो गिलगित, क्या है साथियों? गिलगित, जहाँ पे अभी तिरंगा फहराया गया था, गिलगित, और बलूचिस्तान, क्या था? और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक, ये दो एरिया। अब बात करते हैं चाइना की, कि चाइना के कब्जे में, अवैध कब्जे में कौन है? अक्साई चीन। याद रखिएगा, अगर हम चीन की बात करें तो चीन के कब्जे में है अक्साई चीन और सक्सगम घाटी। ये दोनों एरिया, दो एरिया पाकिस्तान के कब्जे में है और दो एरिया जो है चीन के कब्जे में है। बाकी और जो एरिया है वह हमारे भारत के ही कब्जे में है।
लेकिन जब सन 1963 में पाकिस्तान द्वारा 5180 वर्ग किलोमीटर का सक्सगम घाटी क्षेत्र चीन को उपहार में दिया गया। अर्थात देखिए, जो सक्सगम घाटी जो अभी इस समय चीन के पास है, ठीक है, हमने तो बताया एक अक्साई चीन था और एक सक्सगम घाटी था, सक्सगम घाटी। तो याद रखिए ये 1963 की बात है। 1963 में पाकिस्तान के कब्जे में जब था तो इसने क्या किया, 5180 वर्ग किलोमीटर जो सक्सगम घाटी है उसने चाइना को क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया। अर्थात पाकिस्तान ने किसको दिया, चाइना को दिया 1963 में। कब दिया, 1963 में। जो लद्दाख का हिस्सा है और इसके उत्तर में चीन तथा पूर्व में तिब्बत की सीमाएं हैं। उत्तर की अगर बात करें नॉर्थ एरिया में, अर्थात नॉर्थ में बात करें तो वहाँ पे चीन और तिब्बत, याद रखिएगा, दो बॉर्डर हैं, चीन और तिब्बत दोनों की सीमाएं हैं। किसके, लद्दाख के बॉर्डर पे। सीमावर्ती स्थिति के कारण सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे चीन और तिब्बत दोनों का बॉर्डर है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है, जहाँ का अधिकांश धरातल कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बर्फीला एरिया होता है, तो इसलिए वहाँ पे कृषि करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और इस प्रकार से यहाँ की जो जलवायु की बात करें तो बड़ा ही शुष्क और कठोर है। वार्षिक वृष्टि अर्थात वर्षा, वृष्टि का मतलब वर्षा, यहाँ पे एक साल की जो वर्षा की बात करें तो 3.2 इंच होती है और औसत ताप 5 डिग्री सेल्सियस है। अब आप समझ लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस में कितनी ठंड लगती होगी। जी हाँ, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पहाड़ी एरिया है। नदियाँ दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं, बाकी जम जाती हैं। शेष समय में बर्फ जम जाती है। अब समझिए, अगर नदी है, समझ लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये क्या है, नदी है, और ये नदी कब, लगभग कितना समय से, यानी कि कुछ ही समय प्रवाहित होंगी, कुछ ही समय, जब धूप वगैरह बहुत तेज होता होगा तभी जलेंगी, बाकी क्या हो जाती हैं, बाकी ये सब जम जाती हैं। नदियाँ क्या हो जाती हैं, जम जाती हैं। ये है हमारे लद्दाख की। बताइए 5 डिग्री सेंटीग्रेड है वहाँ पे। फिर बात करते हैं शेष समय बर्फ जम जाए। केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ की मुख्य नदी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, लद्दाख की मुख्य नदी कौन है, सिंधु नदी। याद रखिएगा, लद्दाख की मुख्य नदी है सिंधु नदी। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी एवं प्रमुख नगर लेह है। लेह क्या है, राजधानी भी है और प्रमुख नगर भी है, जैसे कि कारगिल भी है ना। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। जिसके उत्तर में, जी हाँ, अगर हम उत्तर दिशा की ओर बात करें किसके, लद्दाख की, वहाँ पे काराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। कौन सा दर्रा है, काराकोरम पर्वत तथा दर्रा है। और अधिकांश जनसंख्या घुमक्कड़ हैं। घुमक्कड़ का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे खानाबदोश जीवन बिताते हैं और जिसकी प्रकृति, संस्कार एवं रहन सहन तिब्बत से प्रभावित है, क्योंकि वहाँ पे तिब्बत का बॉर्डर है और इसलिए ये तिब्बत से प्रभावित ज़्यादा होते हैं। उन्हीं की तरह रहने का तरीका, उन्हीं की तरह खाने पीने का तरीका उसी तरह से हो जाता है। पूर्वी भाग में अधिकांश लोग बौद्ध हैं। वहाँ पे देखिए बौद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, पहले नंबर पे देखिए बौद्ध हैं वहाँ पे, और दूसरे नंबर पे हिंदू हैं, दूसरे नंबर पे हिंदू हैं और तीसरे पे मुस्लिम हैं। याद रखिएगा, पहले पे बौद्ध हैं, दूसरे पे हिंदू हैं और तीसरे पे मुस्लिम हैं। वहाँ की जो जनसंख्या की बात है, अधिकांश लोग मुसलमान हैं। बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक संस्थान है, क्योंकि तिब्बत में देखिए जब दलाई लामा वगैरह आप नाम सुने होंगे। अब ये देख लीजिए, ये पहाड़ी एरिया है, आप पूरा देख रहे होंगे, ये पहाड़ी एरिया है। कुछ ही एरिया आपको वहाँ पे घास वगैरह देखने को मिलेंगी, और पहाड़ होने की वजह से वहाँ ठंड बहुत अधिक पड़ती है, ठंड जो है बहुत अधिक लगेगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में। सन 1947 में भारत विभाजन के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो डोगरा राजा हरि सिंह ने, कौन, डोगरा राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय की मंजूरी दे दी। अर्थात 1947 में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो उसी समय डोगरा राजा हरि सिंह जी थे, उन्होंने कश्मीर को भारत में विलय की मंजूरी दे दी,
और पाकिस्तानी घुसपैठी लद्दाख पहुंच गए। अब देखें यहाँ पे जो पाकिस्तान के घुसपैठिए थे वो धीरे धीरे करके रात के अंधेरे में लद्दाख पहुंच जाते हैं और फिर हमारे जो भारत के सैनिक हैं, इंडियन सैनिक, उनको भगाने के लिए एक पूरा अभियान चलाते हैं। और युद्ध के समय सेना ने सोनमर्ग से जोजिला दर्रा, देखिए यहाँ पे जोजिला दर्रा बहुत बार पूछा गया है कि जोजिला दर्रा कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये लद्दाख का जोजिला दर्रा बहुत मशहूर हो गया है क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा है। तो पर टैंकों की सहायता से कब्जा किए रखा। देखिए घुसपैठी पाकिस्तानियों ने क्या किया, घुसपैठी भेजे लद्दाख में, लेकिन वहाँ हमारे जो इंडियन कमांडर, इंडियन सेना है, जो हमारी बहादुर सेना, उसने अपना कब्जा बनाए रखा, छोड़ा नहीं किसी भी हालत में। सेना आगे बढ़ी और जैसे जैसे हमारी सेना आगे बढ़ रही है, कहाँ, ट्रास, कारगिल व लद्दाख को घुसपैठियों से आज़ाद करा दिया, यानी मार के भगा दिया उनको, धाए धाए धाए, यानी घुसपैठियों की ऐसी तैसी कर दिया और द्रास, कारगिल, लद्दाख अपने कब्जे में किए रहा। फिर 1947 के बाद 1949 की बात आती है जिसमें चीन ने नुब्रा घाटी, कौन सी घाटी, नुब्रा घाटी और जिनजियांग के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग को बंद कर दिया। जब जैसे अब देखिए पाकिस्तान और चाइना ये दोनों दोस्त हैं, क्या हैं, दोनों मित्र हैं। कौन, पाकिस्तान, और भारत के कट्टर दुश्मन ये भी जान लीजिए, भारत, पाकिस्तान और चीन, ये क्या है, ये भारत के कट्टर दुश्मन हैं, कट्टर दुश्मन हैं और एक दूसरे के दोस्त हैं। तो जैसे ही जब हमारे भारतीय सेनाओं ने जैसे ही उनको लद्दाख से उनके घुसपैठियों को बाहर किया तो इधर 1949 में चीन नाराज हो गया और चीन ने क्या किया कि जो व्यापारिक मार्ग था उसको ही बंद कर दिया, जिससे कि भारत की आर्थिक स्थिति क्या हो जाए, कमज़ोर हो जाए। लेकिन 1955 में चीन ने जिनजियांग व तिब्बत को जोड़ने के लिए इस इलाके में सड़क बनानी शुरू कर दी। अब देखिए यहाँ पे तिब्बत को जोड़ने की बात हो रही है तो चीन ने क्या किया, 1955 में सड़क बनानी शुरू कर दी और उसने पाकिस्तान से जुड़ने के लिए काराकोरम हाईवे भी बनाया। अब देखिए एक तरफ तिब्बत को भी ये हैंडल कर रहा है, दूसरी ओर पाकिस्तान में आने जाने के लिए काराकोरम हाईवे भी बनाया। लेकिन फिर भारत कैसे चुप रहेगा, भारत ने भी इसी दौरान 1955 के ही दौरान श्रीनगर लेह सड़क बनाई। श्रीनगर से लेह के लिए क्या क्या सड़क बनाई, जिससे श्रीनगर और लेह के बीच की दूरी 16 दिनों से घटकर 2 दिन रह गई। जैसे ही जब सड़क बन जाती है तो वहाँ से यानी श्रीनगर और लेह की जो दूरी है उसको जाने में 16 दिन लगते थे, लेकिन जब सड़क बन गई तो घट करके 2 दिन हो गई। कितनी, 2 दिन हो गई। हालांकि यह सड़क जाड़ों में भारी हिमपात के कारण बंद रहती है। अब भाई देखिए वहाँ तो एक तो ठंडी एरिया और वैसे भी जब ठंडी पड़ने लगी तो बर्फ़ गिरने लगी तो वहाँ का रास्ता जो है बंद हो जाता था। जोजिला दर्रे के आर पार लगभग 6.5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का प्रस्ताव है, जिससे यह मार्ग जाड़ों में भी खुला रहेगा। जब सुरंग जैसे बन जाती है तो क्या होता है, उसमें अंदर ही अंदर आप चले जाएं, बाहर चाहे बर्फ़ पड़े, आंधी आए, कुछ भी आए। पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच युद्ध का मुद्दा रहता है। पाकिस्तान कहता है हमारा है, चीन कहता है हमारा भी है, लेकिन वास्तव में वह इंडिया का ही भाग है। कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच, अब देखिए कारगिल की लड़ाई की बात हो रही है। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में, 1965 में, 1971 में युद्ध हुए और 1999 में तो यहाँ परमाणु युद्ध तक का खतरा हो गया था। जी हाँ, कि कहीं परमाणु बम न छोड़ दिया जाए। इस प्रकार से पाकिस्तान से युद्ध होते रहते हैं। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नाम दिया गया, उसका नाम ही रख दिया ऑपरेशन विजय। इसकी वजह पश्चिमी लद्दाख, मुख्यतः कारगिल, द्रास और मस्को घाटी, बटालिक और चोरबाटला में पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ थी। अब देखिए ये फिर घुसपैठ कर रहे हैं। एक बार इन्होंने किया तब मार के भगा दिया गया,
अब इन्होंने फिर कारगिल में भी 1999 में कारगिल पर भी जो है ये कब्जा करने के लिए घुसपैठिए भेजे, और इसमें भी भारतीय सेना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, यानी गोलाबारी करते हुए उनको पुनः मार के भगाया। इससे श्रीनगर लेह मार्ग की सारी गतिविधियां उनके नियंत्रण में हो गई। भारतीय सेना ने आर्टिलरी और वायुसेना के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ खदेड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया, यानी उनको फिर मार के खदेड़ दिया। किसको? पाकिस्तानी घुसपैठियों की। ठीक है, ये देखिए अभियान चला दिया व्यापक रूप से, यानी कि जब तक उसको खदेड़ नहीं दिए तब तक। अब ये देखिए जोजिला दर्रा, जी हाँ साथियों, ये देखिए जोजिला दर्रा, ये लद्दाख का जो है भाग है, और यहाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है। ठीक है, अब बात करते हैं 1984 से लद्दाख के पूर्व। अब 1984 से लद्दाख के उत्तर पूर्व सिरे पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की एक और वजह बन गया। अभी तो देखिए, अभी तो कश्मीर नहीं था, अब लेकिन अब ये सियाचिन ग्लेशियर को भी विवाद बना दिया गया भारत और पाकिस्तान के बीच। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सियाचिन ग्लेशियर युद्ध सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ 1972 में हुए शिमला समझौते। अब देखिए यहाँ पे एक जीएस का क्वेश्चन और निकल आ रहा है कि शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में पॉइंट 9842 से आगे सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, अर्थात इससे आगे सीमा नहीं। यहाँ दोनों देशों में साल्टोरो रिज पर कब्जा करने की होड़ रहती है। कुछ सामरिक महत्व के स्थानों पर दोनों देशों ने नियंत्रण कर रखा है, फिर भी भारत इस मामले में फायदे में है। इंडिया इसमें क्या है? आगे है। ठीक है, बात करते हैं 1979 में लद्दाख को कारगिल व लेह जिलों में बांटा गया, अर्थात यहाँ पे 1979 में जो है लद्दाख को कारगिल, दो ये मेन शहर भी हैं, और लेह तो राजधानी है, आप जानते ही हैं, बांटा। 1989 में बौद्धों और मुसलमानों के बीच दंगे हो गए, और 1990 के दशक में लद्दाख को कश्मीरी शासन से छुटकारा दिलाने के लिए लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन हुआ, और लास्ट में 2019 में इसको एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। जी हाँ सर, अब यहाँ पे थोड़ी सी जनसंख्या की बात कर ले। देखिए यहाँ पे जो बौद्धों की संख्या है लगभग वो 64.56% है। जी हाँ, 64.56% है। बौद्धों की संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी नंबर 1 पे है। हिंदुओं की अगर बात करें, किसके साथियों? हिंदुओं की अगर बात करें तो हिंदू जो है 17.14 पॉइंट लेकर दूसरे स्थान पर कब्जा किए हुए हैं, और जो मुसलमान है, मुसलमान का जो पॉइंट है वो 14.28% है, जो कि तीसरे नंबर पर हैं। और सिख की बात करें, यानी कि सिख 2.36% हैं। ईसाई जो है 0.49% है, और अदर में 1.48% है। इस प्रकार से वहाँ पे जनसंख्या निर्धारण की गई है। तो बात करते हैं हम अब यहाँ के कुछ जीव जंतु और वनस्पतियों के बारे में। जी हाँ, जीव जंतु यहाँ के कैसे हैं? यह क्षेत्र शुष्क होने के कारण वनस्पति विहीन है, घास वगैरह ज़्यादा नहीं होती हैं। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ मिल जाती हैं। घाटी में सरपत, विलो एवं पापलर के उपवन देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पापलर, ये पूछता है पापलर कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख में। ये पापलर पूछा गया क्वेश्चन से, तो के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी और अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। और कब? गर्मी में, याद रखिएगा, गर्मी में सेब, खुबानी और अखरोट। तो यहाँ के मेन फल कौन हो गए? सेब हो गया, खुबानी हो गया और अखरोट हो गया। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। जी हाँ, कई प्रकार की प्रजातियां भी जो है लद्दाख में देखे जाते हैं। कैसी प्रजातियां? जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन यहाँ खूब पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। रेवन एक कौवे का नाम है। रेवन एक कौवा होता है ब्लैक कलर का, जैसे यहाँ पे क्रो बोला जाता है, वहाँ पे रेवन बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार के पक्षी वहाँ पे देखने को मिलते हैं।
अब ब्लू बर्ड रॉबिन, तो ब्लू बर्ड आप जानते ही होंगे। फिर पशुओं की अगर बात करें तो लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़ एवं याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाले जाते हैं। ये वहाँ का जो है पशु हैं, पालतू पशु हैं, जानवर हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, अर्थात दूध के लिए, मांस के लिए और उनकी चमड़ी के लिए इनको पाला जाता है। और इस प्रकार से हमारे जो निम्नलिखित पशु पक्षी थे ये हमारे लद्दाख में ही पाए जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने आपको लद्दाख की संपूर्ण जानकारी आपको हमने दे दी। ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं लेह लद्दाख के बारे में। जी हाँ साथियों, इसीलिए हमने आपको ये क्लास आपको बना के दिया, क्योंकि अभी जो पूर्व में एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें हमने जब पेपर उठा के देखा तो उसमें से कई क्वेश्चन लद्दाख से रिलेटेड और लेह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसलिए हमने आपको एक अलग से एक क्लास बना के इसको दे दिया, जिसमें आपको होल जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। हो सकता है अभी कोई एक आध पॉइंट छूट गए हों, तो साथियों इसके लिए आप जो है चिंता न करें, पुनः आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको करा दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, हमारे जितने भी साथी अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो खुद करिए, और अपने रिश्तेदारों है ना, अपने साथियों, अपने भाई बंधु सभी से सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, अगले क्लास में, और इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।